हमायती है, वो इसराइल को एज ए हुकूमत मानने के लिए तैयार था। इमरान खान इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। यरूशलेम पोस्ट ने पिछली खबर है उसकी तस्दीक की है, अगर ट्रंप आ जाए तो भी हालात बेहतर हो जाएंगे और अगर इमरान खान आ जाए तो भी हालात बेहतर हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। मैंने तो मौलाना साहब की जुबानी ये सुना कि इमरान खान इसराइल की लॉबी का एजेंट है। अब मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, आपका भी फर्ज है कि आइए हम मिलकर इस ज़ायनिस्ट एजेंडा का मुकाबला करें। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के मामले पर शुरू होने वाली लड़ाई ने इदारों को आमने सामने ला खड़ा किया है और अब नौबत यहाँ आन पहुंची है कि आईनी बालादस्ती के नाम पर आईनी इदारों में तसादुम और खींचातानी की फिजा बनी हुई है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में तनाव का तासुर है, जो कि हालिया आईनी तरमीम के मामले के बाद मजीद जोर पकड़ रहा है। हुकूमत पार्लियामान के जरिए अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ने इस तासुर को मजीद गहरा कर दिया है। पहले ही हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मुताल्लिक तासुर है कि दोनों सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के अक्सरती फैसले पर अमल करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि फैसले पर अमल दरामद की सूरत में मखसूस नशिस्तों में PTI को ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। इदारों के दरमियान रसाकशी कहानी अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकसीम का तासुर पाया जाता है। प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के नाफिजुल अमल होते ही इसकी जो कमेटी है उसमें तब्दीली पर सवालात ज़रूर उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस की ज़ात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो जो कल तक ऑर्डिनेंसेस के ख़िलाफ़ कहा करते थे कि हुकूमती ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो अगर चलाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दिया जाए, तो इस ऑर्डिनेंस के नाफिजुल अमल होते ही इतनी जल्दी उस पर अमल दरामद कैसे कर सकते हैं। जाहिर है चीफ जस्टिस ने जो भी किया है वो कानून के मुताबिक किया है, लेकिन इस गैर मामूली सूरत हाल से अदलिया में तकसीम के तासुर को तक़वियत ज़रूर मिली है। यूँ 3 आईनी इदारे जो हैं वो टकराव का मामला जो है वो उनका नज़र आ रहा है और इस लड़ाई से मज़ीद सिचुएशन जो है वो पेचीदा होती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ PTI जो इस सारी सूरत हाल में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है, उसकी जो हैसियत है वो और ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो गई है और इस वक्त जो इसका नज़र आ रही है, सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि कल लाहौर में PTI के जलसे और इसके बाद के माहौल में जो है वो क्या हुकूमत के इस दावे में वाकई ही कोई दम है कि PTI को पंजाब के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है और पंजाब से PTI का वजूद ख़त्म हो गया है, या रुकावटों और शराइत के अंबार में जलसा करने की इजाज़त देने वाली हुकूमत अपनी सियासी मुखालिफ की मकबूलियत से मुतल्लिक किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि PTI से भी बनता है और कि कल के जलसे में मरकज़ी क़यादत से मौजूदा चेयरमैन PTI के अलावा कोई भी बर वक्त नहीं पहुँच सका। तो बानी PTI की रिहाई CM KPK की बड़कों से तो नहीं होने वाली और ना ही ऐसे जलसों से हो सकती है। तो फिर PTI के पास अब क्या रास्ता बचता है वो हुकूमत पर दबाव बना सके, ये कौन सा रास्ता है? वैसे PTI हुकूमत पर दबाव बनाना जो इस वक्त एक तरह से बना सकती है, लेकिन हुकूमत बानी PTI को इस वक्त जो है वो एजेंट भी करार दे रही है, इस वक्त यहूदी एजेंट जो है वो करार दे रही है और आवाम में एंटी PTI जज्बात को उभारने के लिए पूरी तरह इस वक्त कोशिश नज़र आ रही है। हो क्या रहा है इस पर बात करेंगे। साथ इरशाद भट्टी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से और रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। भट्टी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ, वही एक पुराना मंत्रा जो नज़र आ रहा है, यहूदी एजेंट, ये एक दफ़ा कार्ड फिर से जो है वो खेला जा रहा है। क्या इससे आप समझते हैं कि हुकूमत की डेस्परेशन जो है वो आया होती है? क्या आप इसको किस तरह देखते हैं? मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में एक कालम निगारों और एंकर्स की मीटिंग थी और इमरान खान साहब से, और उन दिनों बड़ा शोर मचा हुआ था कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। यानी शोर का मतलब है कि सरगोशियाँ हो रही थी लेफ़्ट राइट। उनकी एक मेंबर थी, उन्होंने करारदाद भी पेश करने की कोशिश की थी। हाँ तो और साथ उस वक़्त की यानी एक लंगरगप ये चलाई जा रही थी कि उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि तल्लुकात बेहतर हों। ठीक है। और कुछ बैकडोर मुलाकातों की खबरें आ रही थी वगैरह वगैरह।
और तो यानी जब इमरान खान से पूछा साफ़ियों ने कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, तो एक आध दो साफ़ियों ने ना बड़े इसके हक़ में दलाइल भी दिए कि अरब भी मान गए हैं, तो फलाना भी मान गया है, तो फलाना भी मान गया है, तो हमने कट के क्या कर लिया, तो मिल के। तो मुझे याद है हामिद मीर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। हामिद मीर साहब ने अचानक बैठे हुए ना, वो उनका एक ख़ास स्टाइल होता है बैठने का, जब दिलचस्पी ना हो तो वो इस तरह ला तल्लक रहते हैं, लगता है कि ये कुछ भी नहीं। अचानक वो उठे और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, आपके पीछे एक तस्वीर लगी हुई है। मैंने भी देखा कि कौन सी लगी, तो वो कायदे आज़म साहब की लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बाबाए कौम है, इन्होंने कहा था कि ये नाजायज़ रियासत है, ये नाजायज़ वजूद है इसका, और अगर आप ये इस इसराइल को हम तस्लीम करने की बात भी करेंगे तो इनसे भी गद्दारी होगी और इस मुल्क से भी गद्दारी होगी। तो इमरान खान साहब ने सख्ती से मना किया, रद्द किया। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक फ़लस्तीन वाले नहीं कर पाते, वो नहीं सेटिस्फाइड होते, हम नहीं मानेंगे। तो ये जो है ना, ये हमने दो फैक्ट्रियां कभी बंद ही नहीं की, एक काफर बनाने वाली और एक एजेंट बनाने, एक गद्दार एजेंट बनाने वाली। और इन बुढ़े हो गए हैं ये जो अभी अज़मा बुखारी साहबा से तो गिले ही कोई नहीं है। वो तो एक दिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को राक एजेंट कह रही थी और उनको कह रही थी कि करप्ट कह रही थी, जब गवर्नर सलमान तसीर थे, और कह रही थी कि इनके फैक्ट्रियों से राक एजेंट निकलते हैं, ये तो करप्ट हैं, और ये इनका भी तो अभी इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। उनसे तो तवक्को ही कोई नहीं, गिले ही कोई नहीं। वो तर्जमान है पंजाब हुकूमत की, और पंजाब में मरियम नवाज़ की हुकूमत है, तो लिहाजा उनसे गिले ही। लेकिन जब ये बाबे ऊपर आके ना एहसन इकबाल साहब से तवक्को की जा रही थी कोई अकल की बात करने की, यानी पढ़े लिखे हैं, और सिर्फ ओ भाई खुदा के बंदो, तुमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है इमरान खान, और तुम इमरान खान से ज़्यादा मुहिब्बे वतन हो, और हम सारे इस मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन। कौन है यहूदी एजेंट? यार खुदा का खौफ करो, ये पागलपन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मैंडेट लेस हैं ये लोग, मकबूलियत लेस हैं ये लोग, इखलाकी बर्तरी लेस हैं ये लोग, इनको ये फार्म 47 के जीते हुए लोग हैं, इनके नीचे बुनियादें कोई नहीं हैं, और सारी उम्र ये खेल खेलते रहे। बेनज़ीर भुट्टो और सिक्योरिटी रिस्क है। नवाज शरीफ जरदारी साहब कहते थे ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुश्ताक मुजीबर रहमान है। इमरान खान यहूदी, कुछ देर पहले जो इलेक्शन से पहले भी ये बातें जो हैं, इमरान खान यहूदी एजेंट है, नहीं वो उसके मोदी का यार है। ये जलसों में तो बात अच्छी लगती है, और लेकिन खुदा के लिए नवाज शरीफ भी मुहिब्बे वतन है, आसिफ अली जरदारी भी मुहिब्बे वतन है, इमरान खान भी मुहिब्बे वतन है। कौन है जो इस मुल्क के, मैं तो कम अज कम इस काबिल नहीं हूं कि ये फतवे दे सकूं। और मौलाना साहब, जिसको एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, मौलाना साहब तो आप कहते हैं कि मैंने ये यहूदी एजेंट वाला बयान देना मेरा सियासी बयान था, मुझे आके कोई बता देते, वो नहीं है। जो इस मुल्क के लिए आप देखें, जो इस मुल्क के लिए उस वर्ल्ड कप जीता, इस मुल्क के लिए शौकत खानम बनाए, इस मुल्क के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इस मुल्क बाहर कोई उसका एक चुआनी नहीं पड़ी हुई, सारा इस मुल्क में है, इस मुल्क के वो सियासत करता रहा, इस मुल्क की जेल में है, इस मुल्क का वो बाशिंदा है। खुदा का खौफ करो, बस कर दो, अब बुढ़े हो गए हो, आप कब्रों में टांगे लटकाई हुई हैं, और अभी भी एक दूसरे को दुश्मन कर क्या लोगे, इससे अचीव क्या कर मैं एग्जैक्टली दिस वाज माय पॉइंट एज वेल। आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ आती हूँ। कभी जैसे भट्टी साहब ने भी कहा, कभी कोई यहूदी एजेंट बन जाता है, कभी कोई इंडियन एजेंट बन जाता है, कभी किसी पे जो है वो एक रिलीजियस फतवे जो हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने तो जब से मेरा ख्याल है होश संभाला है, मैं यही देख रही हूँ, ये आता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये एक विशियस साइकिल है जो ख़त्म नहीं हो रहा। पर पॉइंट ये है, जो अभी भट्टी साहब ने भी उठाया और मेरा भी यही पॉइंट था, इससे क्या हमें कोई फ़ायदा हो रहा है? मतलब या तो ये हो ना कि मेरे मुल्क की इन्फ्लेशन जो है इससे नीचे आ जाए, खा वो इमरान खान साहब का टाइम हो या नवाज शरीफ पे जब उन पे इल्ज़ाम लगते थे रॉक एजेंट होने पे वो टाइम हो, व्हाट टू बी अचीव? मतलब ये चले इलेक्शन गिमिक्री तो चले समझ आती है, बट इलेक्शन हो गए, ख़त्म हो गए, इससे हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या गरीब को रोटी मिल रही है? क्या इन्फ्लेशन ख़त्म हो रही है? क्या बिजनेस ज़्यादा आ रहा है? क्या से हम अचीव क्या कर रहे हैं? ये बात है कि हुक्मरान तबका अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। ये इंतहाई गैर संजीदा मज़ाक़ खेज़ बयानात हैं कि जिसपे मेरे ख्याल में गुफ्तगू करना भी एक कहते हैं ना कॉमन सेंस की तौहीन है। मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत जो है इससे क्या हासिल करना चाहती है। अगर वो समझते हैं कि इमरान खान के जो वो हैं
फॉलोअर्स हैं उनकी वफादारियां तब्दील हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। इमरान साहब की कल्ट फॉलोइंग है, बेशक उनकी तंजीम मतलब है वो कमजोर हो जाए, पीटीआई ना हो, अवाम और इमरान खान का एक रिश्ता है और वो हमें अच्छा लगे वो बुरा लगे वो अपनी जगह पे बरकरार है। जितना ज्यादा ये लोग उन पे तनकीद करते हैं और ऐसी तनकीद करते हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता, झूठे इल्जामात लगाते हैं, तो उसकी वजह से होता है ये कि वो इस चीज को आश्कार करती है कि हमारी हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, ये बौखलाई भी है और हर सतह पे बौखलाई हुई। जैसे कि इन्होंने भी भट्टी साहब ने कहा कि चाहे वो हुकूमत पंजाब की तर्जुमान हो और चाहे वो कदावर सियासतदान जैसे कि एहसन इकबाल जो हर लिहाज से कदावर हैं, वो जब वो इस तरह के बयान देते तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो समझता हूँ कि इंतहाई गैर संजीदा, और इसका जवाब मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इसका जवाब देना जो है एक मेरे ख्याल में अपने आप को करने अंडरमाइन करने वाली बात है। और इसकी वजह यही है कि हुकूमत बौखला चुकी है। आपने जलसे में देखा कि जलसा जो हो रहा था पीटीआई का, इस मुल्क की तारीख में बल्कि बड़े सगीर की तारीख में बड़े बड़े जलसे हुए हैं, लेकिन जब कोई भी हुकूमत ये साबित करने पर तुल जाए कि जलसा नाकाम हो गया और उसके जितने वजीर हैं, उसके जितने मुशीर हैं, वो एक सिम्फनी की तरह बजने लगे कि जलसा नाकाम हो गया, पंजाब ने मुस्तरद कर दिया, और फिर साथ साथ आप रुकावटें भी खड़ी कर रहे हैं और आप लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हो, ये भी इस बात की गमाजी करती है कि हुकूमत हार चुकी है और जलसा जो है कामयाब हो गया। चाहे जलसे में फिर 6 लोग आए, चाहे 15 लोग आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत का जो रद्द अमल है वो ये साबित करता है कि जलसे के नाम से ये लोग जो है बौखला जाते हैं और जलसा नहीं होने देता। मतलब जमहूरियत में जलसा जुलूस जो है बहुत ही आम सी बात है। जमात इस्लामी ने पिछले दिनों पिंडी में उन्होंने धरना दिया, आपने कोई कदगन नहीं लगाई। दुनिया में कहाँ होता है कि एक उसका कट ऑफ टाइम होता है जलसे का? जो मरियम साहिबा कर रही थी इमरान खान के दौर में जलसे, उसका कोई कट ऑफ टाइम होता था रात 2-2 बजे तक। मेरी भी मोहम्मद जुबैर साहब से कल परसों भी बात हो रही थी, उस वक्त उनके साथ हुआ करते थे, मंजूर नजर थे, तो वो बता रहे थे भाई हम लोग जब वक्त होता था 6 बजे का पहुंचते थे रात 12 बजे और कोई वो नहीं होता था। अब क्या हुकूमत भी इसी तरह करेगी कि 3 घंटे में जलसा खत्म करेंगे, 2 घंटे में जलसा खत्म करेंगे? इस मुल्क में ना ट्रेन वक्त पर आती है, ना पीआईए का जहाज वक्त पर आता है, ना मीटिंग सही वक्त पे शुरू होती है ना। उसमें आप कह रहे हैं कि सियासी इज्तिमा जो है वक्त पे शुरू होके वक्त पे खत्म हो जाए, तो ये तमाम, और मेरे ख्याल में बड़ा मजा आ रहा है, ये बड़ी दिलचस्पी का सामान है, क्योंकि ये बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहा है कि जनाब इनके कुछ ना कहते हैं ना पैर में रकाब है ना हाथों में लगाम है इस हुकूमत के, और इनका जितना ज्यादा ही बौखला के रद्द अमल दे रहे हैं बाकायदा। मैं तो इसकी यहूदी एजेंट वाला जो मंत्रा है वो तो एक अजीबो गरीब मंत्रा है। आमिर साहब, द रीजन मैं आपको आपकी बात को इंटरजेक्ट करें एक सेकंड साहब, द ओनली रीजन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज बेशक इमरान खान साहब की एक कल्ट फॉलोइंग है, बट वी हैव टू बेयर इन माइंड कि हमारे जो बाकी सियासतदान हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी भी अपनी फॉलोइंग है और उनके जो सपोर्टर्स हैं जब इस तरह की ये बात सुनते हैं तो ऑलरेडी जो एक पोलराइज चार्ज एटमॉस्फेयर है उसमें मजीद जो है वो तनाव आता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको डिस्कस जो है वो किया जाए। मैं रज़ा रूमी साहब से जाने से पहले मुझे बताइए कि ये किसने इमरान खान की कोई गुफ्तगू लीक हुई है जिसमें पता चला है कि वो इसराइल के एजेंट हैं, या इसराइली किसी वजीर आज़म ने कहा या वजीर खारजा ने कहा है? क्या ये बात शुरू कहाँ से हुई? एक ओपिनियन पीस आया है, रिचर्ड नामी एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन। ये रिचर्ड मुस्लिम लीग नून बनाई थी इसने, या मुस्लिम लीग का बानी है, या इसकी बात हर बात सच्ची साबित होती है, या रिचर्ड नामी का क्या हैसियत है? हाँ। रिचर्ड साहब जो है, अगर मैं इधर लिखूं कि ट्रंप साहब जीते, रावल आ जाए इंडिया में, मैं लिखूं अपने अखबार में कॉलम, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से फिर नरेंद्र मोदी को वो लेके आने कि इरशाद भट्टी ने अकले कुल्ला इसने कह दिया। और दूसरी बात आमिर साहब, सिर्फ एक जुमला, सिर्फ मैं रज़ा रूमी भाई से माजरत, ये जो कानून साजियां बना रहे हैं ना, जलसे की बात कर रहे हैं, 3 साल सजा, ना पूछने पर दोबारा 10 साल, और 3 बजे शुरू 6 बजे खत्म, और लाइटें बंद, और फिर इतने क्रैकडाउन, इतने अल्लाह के फजलो करम से हम चारों बैठे होंगे और ये उज़मा बुखारी साहिबा चीख रही होंगी कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जमहूरियत पे हमले हो रहे हैं। उस वक्त मैं पूछूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कानून साजियां आपकी हैं। मैं जरा रज़ा रूमी साहब को भी इसमें गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। रज़ा साहब, बात हो रही है जो ये इजराइल जो जेरूसलम पोस्ट में जो है जो आर्टिकल आया है, हैविंग सेड दैट, अब आज हमने सारा दिन सुनते रहे हम कि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उस पर जो है वो तबसरे हुए, उस पर इल्ज़ामात लगे, पर चलें ये सारी जो कैंपेन है, अभी मैं दोनों मेहमानों से पूछ रही थी, इससे हमारे मुल्क के तो मसाइल कोई हल होने को नज़र नहीं आते हैं, लेकिन क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत में कोई जो है वो कमी आएगी?
या जो इमरान खान की फॉलोइंग है वो उनसे जो है वो मुतनफ़र हो जाएंगे? इससे क्या हम अचीव करेंगे? और हमें ऑलरेडी पता है कि इससे अचीव हम कुछ नहीं कर पा रहे। शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बेकार की जैसे कहना चाहिए प्रोपेगेंडा मुहिम है। उसकी वजह ये है कि अव्वल तो ये कि ये किसी का ओपिनियन है, और जिस पब्लिकेशन में ये छपा है वो पब्लिकेशन भी कोई इतनी खास मयारी नहीं है, और वो काफी ऊट पटांग चीजें भी छापते हैं। और किसी का ओपिनियन पीस है, ये शायद दूसरी बार छपा है इसी पब्लिकेशन में। पहले भी किस तरह का कोई आर्टिकल छपा था, किसी सेंट्रल एशियन ऑथर ने लिखा हुआ था कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएंगे तो गालिबन वो इजराइल के साथ पाकिस्तान कुछ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लेगा, और इसमें भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बात कही गई है। मैं समझता हूँ इसको तवज्जो देना ही बेकार की बात है और वक्त का ज़िया है। लेकिन जाहिर बात है कि हुकूमत वक्त और जो इमरान खान और पीटीआई के सियासी मुखालिफिन हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये तो महबूब मशगला रहा है। आपको पता है कि जो अपने सियासी मुखालिफिन को कभी भारत का एजेंट करार दे दो, कभी किसी और का एजेंट करार दे दो, यहाँ पर इजराइल का बनाकर तो एक जिसे कहना चाहिए अवाम को जरा सा वो गुमराह करने की कोशिश है। मगर बात यह कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जो अक्सरियत है वो तो इमरान खान को वो अगर कहेंगे कि बाहर दिन है तो वो कहेंगे दिन है, अगर कहेंगे तो रात है तो वो रात है। उनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन सियासी जो उनके मुखालिफिन है उनका थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनकी खुशी का सामान बन जाता है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें डॉक्टर मारिया, मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देता। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अनफॉर्चुनेटली ये अब मामला इस कदर एक अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे इस तरह के नॉन इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। रज़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे जो लग रही थी, मैं ये देख रही थी कि इसको प्रोजेक्ट ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट या जो भी नाम दिया जा रहा है, पॉइंट इस कि 1996 से लेके 2018 तक जिन्होंने भी फिर इस ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को, सो कॉल्ड ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को जो है वो फ़रोग दिया, जिसमें मल्टीपल लोग हैं, आई डोंट नीड टू टेक द नेम्स, और वो किन किन इदारों में जो है उनकी वाबस्तगी थी, कहाँ जो है कहाँ से रिपोर्ट्स आती थी, क्या सारा होता था, तो फिर इसको तो कलेक्टिव फेलियर कहना चाहिए। मतलब फिर किसी को नहीं पता था कि ये आदमी जो है इससे साथ, मतलब इसको हमने प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर जो है वो फाइज कर दिया, उसे हम स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, और वो चीज़ें जो है बकौल इनके कि वो ज़ायनिस्ट एजेंट है और वो एक दुश्मन मुल्क के पास जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी कर सकता होगा, उसको जेपरडाइज भी कर सकता होगा। फिर तो कलेक्टिव फेलियर सबका हुआ ना। बिल्कुल कलेक्टिव फेलियर भी है, और उससे ज्यादा बढ़कर देखिए इस वक्त मसला ये है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो दरपेश है। वैसे मैं आपको ये बताऊं, मैं इसके ऊपर भी कमेंट करता हूं, मगर प्रॉब्लम ये कि ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है बदकिस्मती से ये अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती रही है अपने मुखालिफिन के बारे में। आपको याद है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और फिर वो उस वक्त चूंकि वो वन पेज पर थे तो वो कहा गया कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों में भारतीय लोग काम कर रहे हैं। एक लिस्ट भी आई थी बाकायदा, अगर आपको याद हो, 28-30 लोगों की शायद लिस्ट थी, वो भी हम सबने देखी थी। फिर वो कहा गया कि जी वो क्या उसको बोलते हैं, वो मशीनें ठीक करने के लिए इंडिया से मंगवाते हैं और इंडिया के हवाले कर देंगे मुल्क को, जो जौहरी प्रोग्राम को सिक्योरिटी रिस्क है। अलगरज ये सुन चुके हैं, ये घिसी पिटी फिल्म है जो कि मैं समझता हूँ बॉक्स ऑफिस पर अब नाकाम होकर पिट चुकी है। इसलिए इसको डब्बों में बंद कर रख देना चाहिए। डब्बा फिल्म को डब्बों में बंद कर देना चाहिए। नहीं रजा रूमी साहब, ये पुरानी फिल्म नई प्रिंटों के साथ आई है, नए प्रिंटों के साथ खिड़की तोड़ रश लेगी इंशाल्लाह। नेटफ्लिक्स पे जा रही है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे जा रही है ये। अच्छा, असल में डॉक्टर मारिया जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये एक सूरत हाल ऐसी बनी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और जो सियासी पार्टियां इस वक्त इक़्तिदार में हैं, कि वो कोई भी इमरान खान के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे, केसेस बने, उनका खास असर होता नहीं है उनकी फॉलोइंग के ऊपर। बल्कि ये भी देखा है हमने कि पिछले 2-2.5 सालों में
जितने उनके ऊपर केसेस बने हैं खान साहब के, मेरे ख्याल से कोई ऐसा केस नहीं है जो इमरान खान पे ना बना हो, चाहे वो बगावत हो, घड़ियां चोरी करना हो, गलत निगाह करना हो, वो तकरीबन हर केस का असर ही उल्टा हुआ है, उनकी मकबूलियत और बढ़ी है। और मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो जिससे कि फ्रस्ट्रेशन में भी इजाफा हुआ है। मौजूदा रूलिंग जो क्लास है या वो पार्टीज जो हैं जो इख्तिदार में हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद इससे कुछ अवामी राय आमा कुछ बदलेगी, लेकिन वो नहीं हो रही। और वो ये चैलेंज है, और मसला ये कि ये चैलेंज जो है ये आपको इस तरह की खबरों से और इजरायली एजेंट या फलाने से नहीं होगा, ये कारकर्दगी से खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा भट्टी साहब, हम अभी बात करते हैं, आमिर ज़िया साहब ने बात की जो जलसा हुआ और उस पर मतलब पीटीआई ने काफ़ी वैसे बुर्दबारी का सबूत भी दिया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी अच्छा हम 6 बजे के बाद कंटिन्यू करेंगे, जो भी है मतलब एक अच्छा शुक्र है कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन 44 SOPs, एक SOP आपने भी देखा होगा, मैं जब देख रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे बच्चे का कौन, मतलब वो जिनके खिलाफ केसेस हैं वो भी नहीं आ सकते, हालांकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जो है वो एक कानून का प्रिंसिपल है, लेकिन वो भी नहीं आ सकते। अच्छा जी, वो CM KP के माफ़ी मांगेंगे 3 बजे से 6 बजे, वो सारी चीज़ें, और फिर ये कहना कि जी कहीं रुकावटें नहीं थीं, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, बाबू साबू, काला शाह काकू, रावी के विजुअल्स सारे वो हमने देखे, उसके बावजूद अगर 10,000 बंदा आया या 3,000 बंदा आया, जो भी है वो इसकी निशानदही कर रहा है कि सपोर्ट मौजूद है और लोग आना चाह रहे हैं। ये जो SOPs बनाए थे ना काला शाह काकुओं ने, ये काले शाह काकू जो थे, अंदर से काले बाहर से काले, जो मुसल्लत हुए हैं, जिनका जमहूरियत से या कोई नाम जपते, अब इसमें कुछ SOPs रह गए थे कि मिसाल के तौर पे जिसने पिछले हफ्ते गंदम की रोटी खाई है वो जलसे में नहीं आ सकता, टेस्ट होगा बाकायदा। चावलों में अगर उसने अदरक ज़्यादा डाल के खाई है तो बिल्कुल नहीं आ सकता, इर्द गिर्द लोगों को प्रॉब्लम होगी। और साबुन से जो नहाता है वो काला शाह काकू तक आ सकता है। और उसके बाद इशू ये है कि जो सफ़ेद कपड़े, जिसको कलर सफ़ेद पसंद है, और वो भी नहीं आ सकता। और जिसने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नहीं देखी पिछले 5 दिन, वो तो बिल्कुल मोटरवे पे चढ़ भी नहीं सकता। और जिसने इमरान खान को वोट दिया है वो जलसा कर भी नहीं सकता। और हाँ, शहबाज शरीफ साहब की जिसने तस्वीर देखी और शहबाज शरीफ साहब को पसंद करता है, हाँ वो जलसे में आ सकता है। इसके अलावा ये है कि जलसे में आकर कान बंद रखने होंगे, आंखें बंद रखनी होंगी, और DJ भट्ट को बिल्कुल नहीं सुनना होगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि बच्चे नहीं आएंगे, अली अमीन गंडापुर आकर माफ़ी मांगेंगे, 3 बजे जलसा शुरू होगा, 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद इसमें संगजानी में 41, इसमें 43, यहाँ भी बदबूदार ग्राउंड, हाँ मेला मवेशियाँ, वहाँ बकर मंडी। अब ये यकीन करें, मैं इंतज़ार में हूँ, वक्त बदलते देर नहीं लगता। जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था ना, तो जो वो चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त अगर कोई कहता था ना कि इमरान खान साहब ये वक्त बदलने में देर नहीं लगता, ये चीज़ें वापस आएंगी, वक्त का तो लगता था कि शायद थोड़ा सा देर लग जाए। लेकिन एक वक्त आया, अचानक सूरत हाल टर्न हुई और ये इधर आ गया। और इन्होंने एक एक चीज़ वो की है जिस चीज़ से इस्टेब्लिशमेंट सियासत से आउट रहे। इनकी हुकूमत PDM 1 देख लें, निगरान हुकूमतें देख लें, अब देख लें। और इसके अलावा RTS बैठ गया, पूरा इलेक्शन ही चुरा लिया। उधर RTS बैठा था, इन्होंने पूरा इलेक्शन चुरा लिया। और हमारे 4 सेनेटर्स को आज़ाद करार दे दिया गया, इन्होंने कहा बल्ले ही छीन लो, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा सियासी स्पेस ही छीन लो, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस तारीख के 76 साल तारीख के किसी एक दौर में इतने झूठे मुकदमे अयूब खान के दौर में भी नहीं थे जितने इन पे हुए। तोहीने सिकंदर सुल्तान राजा, तोहीने बिलावल भुट्टो, तोहीने आसफ जरदारी, तोहीने पार्लियामेंट, तो पता नहीं तोहीने क्या क्या। इन्होंने पार्लियामेंट का जंगला टूटा था, पार्लियामेंट पे हमला था, इन्होंने लाइटें बंद करो, अंदर से बंदे पकड़ो। अच्छा, अब ये जलसा जो है, अब इरफान सिद्दीकी साहब हमारे बुजुर्ग हैं जो जमहूरियत का नाम लेते लेते नहीं थकते। उन्होंने सबसे पहले तो कानून साजी की। और मज़े की बात सुने कि जितनी भी कानून साजी हुई है इस हुकूमत में, सारी तरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए,
नैब तरमीमी आर्डीनेंस, रिमांड की मुद्दत 14 से 40 दिन, इमरान खान भुगते। पहले बल्ला छीना, इलेक्शन हो गया, फिर भी जीत गए। अब मखसूस नशिस्तें थी, पहला तरमीमी इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस आ गया कि ट्रिब्यूनल्स अपनी मर्जी से लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दूसरा तरमीमी इलेक्शन एक्ट आ गया ताकि इस फैसले को, उसके बाद खत आ गया उसके बाद, और फिर अब ये मुझे बड़ी खुशी होती है, ये इस पे तो बड़ी खुशी हुई है। ऐसे कसम से मेरा दिल बाग बाग हो गया है कि हमारे कान खा लिए थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं जो डेमोक्रेट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में एक वन मैन के खिलाफ हैं। मार्शल लॉ लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में गालिबन, उमर अता बंदयाल साहब जो थे, बंदयाल साहब जो कर रहे थे वो ठीक नहीं कर रहे थे। लेकिन जो ये जो उनके पास जो पावर्स हैं ये ठीक नहीं है। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कौन जाए ठीक है, डिक्टेटोरियल एक वो आ रहा है, वो आ रहा है और हम इसमें ना लाना चाहते हैं। तो जमहूरियत जब आई ना तो जमहूरियत ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती, ये भी हमें पता चल गया। उन्होंने फिर वापस आके अपना वो ले लिया। तो सारा कुछ हो रहा है और ये सारा कुछ इनको भुगतना पड़ेगा। और बाकी मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कहता हूँ, जो हालात हैं 3.25 साल की मारें और फेंटियाँ वो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी दोनों पे डाल लें, और उसके बाद जिस माहौल में उनके सारे बड़ों को अंदर डाल दें और हवाओं के मुखालिफ रुख पे उनको खड़ा कर दें, सारा उनके साथ करें। और जिस माहौल में जितने लोग थे संगजानी में या काना में, इससे आधे लोग मुस्लिम लीग नून और मिल के ले आए। ठीक, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को अब जलसों की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी 2024 अगले उसने एक ही जमात स्टैंप लगा दी थी। बाकी जलसे करना चाहते हैं हो नहीं पाते, ये करना चाहते हैं करने नहीं दिए जाते। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन जलसों में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इनके साथ होगा। ये तो खैर मेरा ख्याल है हमने अपने मुल्क की सियासत में देखा है कि मकाफाते अमल जो है वो बहुत जल्दी नज़र आता है। अभी जो भट्टी साहब झूठे केसेस की बात कर रहे थे, कल हुए, आज भी हो रहे हैं। अब पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हो रही थी, आजकल वो याद कराते हैं, PMLN वाले याद कराते हैं, याद करें जी पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हुआ। सो यू नो 2 wrongs नेवर मेक अ राइट। और मेरे ख्याल है हमारे सियासतदान ये सोचना भूल जाते हैं कि आज अगर वो हुकूमत में है तो कल उन्होंने ही अपोजिशन में जाना है। अगेन कमिंग टू दिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है, आमिर ज़िया साहब, क्या अगर इसको नजरिया ज़रूरत का नाम दिया जाए तो गलत होगा? कोई भी अच्छा बुरा नाम दे दे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता ना। बात यह है कि इस मुल्क में जब से ये माशाल्लाह PDM 1 की हुकूमत आई और उसके बाद फिर ये दोबारा शहबाज शरीफ आए, कानून साजी के 2 मकासद थे। एक जो पहला सेट ऑफ कानून साजी था वो इसलिए था कि जाती फायदे खानदान को फायदे पहुंचाए जाएं और अपने ऊपर से जो करप्शन के केसेस है उनसे किसी तरह निकला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। उसके बाद अब जितनी कानून साजी हो रही है वो PTI स्पेसिफिक और इमरान खान स्पेसिफिक हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि मुल्क चलेगा तो कैसे चलेगा? कानून साजी दुनिया भर में अगर होती है तो कहते हैं अवाम के फायदे के लिए होती है। इनको इतना अगर दर्द है, ये जो आईनी पैकेज की बात करें सुबह और शाम कि जी उसमें हमें अवाम को जो है रिलीफ देना है, तो आवाम को तो रिलीफ लोअर कोर्ट से मिलता है। यहाँ पे लाखों मुकदमा जो है वो फंसे हुए, लेकिन हमने देखा कि लोअर कोर्ट की तो बिल्कुल परवाह नहीं है। ये आला अदालतों के अंदर जो है मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, और इस तरह से करना चाहते हैं कि जो पूरी जमहूरियत का रूह है उसके मुनाफी जाकर इनके अपने लॉ मेकर्स को, MNAs को, सेनेटर्स को नहीं पता कि किस किस्म का, यानी कि तो बिल्कुल वो कर रहे हैं ना, तरदीद कर रहे हैं कि जी हमारा कोई इरादा नहीं था। इस्लामाबाद में कितने दिन रोके रखा, इनके MNA सेनेटर्स जो थे वापस जाना चाहते थे अपने अपने शहरों को वीकेंड के ऊपर, लेकिन उनको नहीं जाने दिया कि सिर्फ इस वजह से कि जी हम किसी भी दिन जो है अचानक से एक हम आईनी पैकेज लेकर आ जाएंगे। वो तो खुदा भला करे कि हीरो ऑफ द मोमेंट जो है वो फजल रहमान साहब बन गए, मौलाना, और उन्होंने मतलब है कि वो काम किया जिसकी लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। हम लोग भी उसके ऊपर थे कि पता नहीं कहाँ जाके एकदम कब उनका मूड बदल जाए, लेकिन उन्होंने रोक दिया उस चीज को। लेकिन खतरा टला नहीं है, पूरे के पूरे हमारे सिस्टम के साथ जो है ये लोग खेल रहे हैं, उसको मैं कहूंगा उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं। और इसके नतीजे में मैं आखिरी जो बात हमें समझना चाहिए कि जब आप किसी भी सियासी कुव्वत के ऊपर उस कानूनी और आईनी रास्ते रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो कुव्वत तो रुक जाए,
लेकिन फिर उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ज़्यादा इंतहा-पसंदाना सोच जो है वो परवान चढ़ रही होती है। हमने ये नतीजा बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर लेजिटिमेट किस्म की जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, नेशनल पार्टी हो गई, अख्तर मेंगल की पार्टी हो गई, उनके राह बंद कर दी गई, तो आपने देखा कि वो जो नौजवान थे किसी और तरफ चले गए। तो आज आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम पंजाब में ये कर लेंगे और केपी में ये कर लेंगे, तो इनको अंदाजा नहीं कि आप पाकिस्तान के साथ किस तरह से खेल रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल के साथ। ये लोग तो चले जाएंगे, इन सबके माशाल्लाह एसेट्स हैं बैरून मुल्क, इनकी जायदादें भी हैं, इनके कारोबार भी हैं, बच्चे भी वहां पर हैं। बाकी जो बचेंगे पाकिस्तान में 24 करोड़ अवाम, इनका क्या होगा? इनको कौन बचाएगा आके? और आज इन्होंने तदाद को इतना बढ़ा दिया है इस पाकिस्तान के अंदर कि उसके अंदर अब आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि लोग, मतलब है, अगर आप जलसा भी नहीं करने दे रहे, आप जुलूस भी नहीं करने देते, आप कानून बदल देते हैं ताकि आपको दूसरे को उसका हक ना मिले, उसका मतलब है फिर पाकिस्तान में तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल एक काला दौर चल रहा है और ये दौर हमने कभी भी नहीं देखा इतना मुझे बड़ा तो दौर। तो मतलब है, हैरत है आमिर ज़िया साहब, जो ये नया लॉ अंग्रेज के दौर में होता होगा, हमें तो याद नहीं पड़ता पाकिस्तान में कभी ऐसा दौर आया हो, इतना दौरे बद आया हो। आप 71 के अंदर हमें नहीं पता है कि उस जमाने में सारी तारीख में पड़ा है, वो एक पाकिस्तान पे सानेहा था, उसके बाद एक और सानेहा अब हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, जिसके नतीजे जो हम गालिबन आने वाले महीनों और सालों में भुगतेंगे। आमिर ज़िया साहब, मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे तो आप जो बात ये कह रहे हैं कि हमने दौर नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, और मैं सबसे ज़्यादा हैरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार पे भी हूँ, स्पेशली जो कैपिटल की हद तक जो लॉ आया है कि जी आप जो आपने प्रोटेस्ट करना है तो कमिश्नर, फिर इंटीरियर सेक्रेटरी, फिर जी आप चले जाए, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं, और उन्होंने उस पर लबैक कहा है, उसको एंडोर्स कहा है। सो आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड। रज़ा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। रज़ा रूमी साहब, जो अभी बात हो रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस है, एक तो आपको याद है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है दे कुड नॉट स्टॉप टेकिंग क्रेडिट फॉर इट कि जी ये हमारी वजह से जो है वो एक वन मैन शो था और अब ये डेमोक्रेसी जो है वो आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। बंदयाल साहब बहुत गलत कर रहे थे और अब काजी साहब एक वाहिद वो उस तरह वो चीफ जस्टिस ने जो अपनी पावर्स दे रहे हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, अब उस पर ऑर्डिनेंस आ जाता है। तो इसको मैं नजरिया ज़रूरत का नाम दूं या कुछ और कहूँ, क्या आपको क्या लगता है, क्या है ये? देखिए, बिल्कुल नजरिया ज़रूरत से मिलती जुलती एक कैफियत है, मगर डॉक्टर मारिया हमें ये इसमें इस चीज़ को भी मलूज़ खातिर रखना होगा कि पाकिस्तान में अदालतों का भी एक जो रवैया रहा है जी, वो एक पेंडुलम की तरह कभी इधर से उधर। अभी मसला ये है कि ना तो एग्जीक्यूटिव अपने दायरा कार में रहती है, जो भी कोशिश कर रही है पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कि वो अदलिया के या तो एक नई आईनी कोर्ट बना दें और मुख्तलिफ तरीके से कुछ क्लिप कर दें उनकी पावर्स, और अदलिया भी यही कर रही है। देखिए, पाकिस्तान में जज हजरात ने अभी हालिया सालों में जो कुछ कारनामे सरअंजाम दिए हैं, मसलन एक वजीर आजम को बिल्कुल फ्लिम्जी चार्ज के ऊपर नाअहल करके निकाल देना, आर्टिकल 63A की तशरीह इस अंदाज से की जाए कि उसको बिल्कुल ही रीराइट कर दिया जाए, और यही सूरत हाल दीगर जो मौजूदा केस है उसके ऊपर भी है। अब मसला ये कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी बन गया हुआ है, एक पॉपुलिज्म जिसे कहा जाता है, जुडिशल पॉपुलिज्म भी एक रियलिटी है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से, कि यहाँ पर बहुत से ऐसे फैसले और बहुत सी ऐसी डायरेक्शंस आती हैं जो कि आइन और कानून से हमेशा मुताबिकत नहीं रखती, बल्कि उससे शायद मावरा हो जाती हैं किसी पॉइंट के ऊपर। तो एक ये इम्बैलेंस भी है, मगर इसमें इंडिविजुअल्स को जो है पॉइंट आउट करना, ये नाम जो पहले अभी आप जस्टिस बंदयाल हो या जस्टिस काजी हो, देखिए ये मसला सिस्टमिक मसला है। ये सिस्टम का मसला इस तरह से है कि यहाँ पर जो आईनी स्कीम है पाकिस्तान की, उसमें इदारे अपनी जो दायरा कार है उसमें काम नहीं करते, ना कर रहे हैं, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पार्लियामान को हुआ है कि पार्लियामान बिल्कुल बेवकत हो चुकी है। पार्लियामान की बहुत सी ऐसी पावर्स जो कि वो उसको एंजॉय करना चाहिए या जो उसका रोल होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जबकि बाकी गैर मुंतखब इदारे जो हैं वो आगे बढ़कर कोई ना कोई अपनी सियासी पोजीशन ले रहे हैं या और माजी में
लेते रहे हैं। देखिए ना, दुनिया में कहाँ होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब उसके पास हर सियासी मामला जो है वो उसकी वो पंचायती निजाम में फाइनल आर्बिटर बन जाए। ये नशिस्तों का मामला हो, इलेक्शन का मामला हो, भाई आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, उसके उस वहां पे बात नहीं होती। सॉरी टू इंटरजेक्ट, क्योंकि आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो मौजूदा चीफ जस्टिस है, मुझे उनका बयान याद आ गया कि जब ऑर्डिनेंसेस बहुत सारे आ रहे थे और उस वक्त तो चीफ जस्टिस नहीं थे पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो उनका ये कहना था जी पार्लियामेंट को जो है वो ताला लगा देना चाहिए अगर ऑर्डिनेंस पे जो है चलाना है। अब ये एक ऑर्डिनेंस आता है जो गालिबन लगता है कि उनकी सपोर्ट में है या उनकी फेवर में है, तो फ़ौरन नाफिजुल अमल भी हो जाता है, उस पर कोई बात भी नहीं करता और इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन हो जाती है। जी बिल्कुल, हाँ देखिए, लेकिन देखिए डॉक्टर मारिया, ये तो मेरे ख्याल से पहला या दूसरा ऑर्डिनेंस है। अगर आपको याद हो तो पिछली जो टर्म थी इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, तो उस वक्त तो धड़ाधड़ और मतलब उस वक्त तो रूल बाय ऑर्डिनेंस होता था। देखिए ना, ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये भी वंस अगेन एक इशू है कि सियासी जो हमारी जमातें हैं वो इस चीज को इस्तेमाल करती हैं, हुकूमत वक्त इस्तेमाल करती हैं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा के पास देखिए ना, ये भी तनकीद जो हो रही है, तो वो क्या करते हैं जब ये ऑर्डिनेंस आता तो वो सुओ मोटो नोटिस लेकर कहते हैं ऑर्डिनेंस जो है वो गैर कानूनी है, इसको मुअत्तल कर दिया जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मसला ये है कि यहाँ पर एक सिस्टमिक इम्बैलेंस जो है वो बन चुका है। मैं तो एक तारीखी तनाजुर में बात कर रहा हूँ, और वो क्योंकि आज को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पहुंचे कैसे हैं। और पहुंचे हम इसलिए हैं कि बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए सारी पावर और सियासत जो है वो गैर मुंतखब इदारों के हाथ में, सियासी जमातों के हाथ में नहीं है। एक छोटी सी एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद यही पॉइंट छोटी सी आपके पास लेकर जाऊंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब, जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस आया है तो उसके बाद जो कंपोजिशन थी, जो कमेटी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, उसमें एकदम से जो है जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनको निकाल दिया गया, और वहाँ पे जो है जो जस्टिस हमारे मुनीब को निकाल दिया गया और अमीनुद्दीन साहब को जो है वो ले आया गया। तो पॉइंट ये है कि कहा यह जा रहा है कि जी इसमें तो ये रद्दोबदल होती रहेगी, चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है कि जिसने जो है वो आना है और जिसको रख सकते हैं, ऊपर नीचे होता रहेगा। ये एक रूटीन का मामला है या इसमें मैलिफाइड इंटेंट आपको नजर आता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आता है नजर। अच्छा। और सारा कुछ ही मैलिफाइड है, सारा कुछ ही गदला है, सारा कुछ ही गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना, नीयत बाद मंजिल खोटी। तो नीयतों का है, सोच का है, तरीक़ाकार का। मिसाल के तौर पे आईनी अदालत का आइडिया बुरा नहीं है, तरीक़ाकार क्या है? टाइमिंग को भी छोड़ दीजिए, चलो छोड़ दीजिए। आपको आज याद आया 2006 में अचानक आपने वो शहबाज शरीफ साहब ने या बिलावल ने अलमारी खोली, वो मिसाक जमहूरियत का मुसवदा नीचे गिरा और उसमें सफ़ा वो उल्टा हुआ था कि आईनी अदालत बनानी है। तो दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन किया और कहा कि यार ये रह गया है। तो वो तो चलो समझ आती है कि वो बड़ा अच्छा काम है, और बहुत सारे मुल्कों में है भी। तरीक़ाकार क्या था? तरीक़ाकार ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हम आज़ाद अदलिया जो है ना, इस आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को तबाह करना है, आइन पर खुद कुछ हमला करना है, और इस आज़ाद अदलिया का कला कमा करना है, ख़ात्मा करना है। सोच क्या थी कि आइंदा से जज लगाएंगे हम, मॉनिटरिंग हम करेंगे, चीफ जस्टिस हम बनाएंगे, और एक जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत बनाकर फायज़ ईसा काजी साहब को वहाँ बिठा देंगे। और ख्याल क्या था? ख्याल ये था कि आइंदा से जो भी हो, इमरान खान के केस हों, तहरीक इंसाफ के केस हों, फौजी ट्रायल हो, बाकी कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसले हमारे हक़ में आए, इलेक्शन ऑडिट ना हो सके। ये सेम ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मैंने तो पहली दफ़ा सुना था मुस्लिम लीग नून ने, जब उमर अता बंदयाल साहब वन मैन शो था, मार्शल लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और वो हम ख्याल बेंचेस बन रहे थे। उस वक़्त हमारे रोशनी की किरण फूट रही थी कौमी असम्बली की पहली सीटों की रौ में। दरमियान में काजी फायज़ ईसा साहब बैठे थे, इधर सदर जरदारी साहब बैठे हुए थे, इधर इसाक डार साहब बैठे हुए थे। उस वक़्त पता चला कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आ सके,
नहीं, लेकिन उस वक्त आपको याद है अच्छा। ना, ज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो केस है, जिस तरह चीफ जस्टिस डील कर रहे थे, वो भी आप उसको इंडोर्स नहीं आप कर सकते। आप केसों की तरफ चलेगी। मैं उमर अता बंदियाल वर्सेस, मैं बेंचेस की बात कर रही हूं। ख्याल बेंचों की बात ही नहीं कर रहा, फैसलों की बात नहीं कर रहा, जजों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त एक सोच आई कि सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लानी है, ये वन मैन शो जो है ना, ये खत्म करना है। अच्छा, हमने कहा कि कमाल हो गया भाई। हालांकि मैंने तो उस वक्त मुखालफत की थी कि आपने आज खुद नोटिस का लेके क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त खैर अचानक फिर अब काजी फायज ईसा साहब, जो बिलावल भुट्टो जिनको डेमोक्रेट जज कहते हैं और नवाज शरीफ जिनको ताज़ा हवा का झोंका कहते हैं, तो वो आ गए हुदैबिया से बल्ला छीनने तक और नैब तरमीम बहाल करने से नाहली ताहियात नाहली ख़त्म करने तक ये काजी फायज ईसा साहब, इस दरमियान में बहुत कुछ है। खैर काजी फायज ईसा साहब आ गए, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह बन गए। पता चला कि यार ये जमहूरियत का हुस्न जो है ना, ये तो गले पड़ गया है और जमहूरियत इतनी भी ठीक नहीं है कि अब हर कोई बोलने लग जाए, हर कोई बात करने लग जाए। सिर्फ दो मामलों में काजी फायज ईसा साहब अकलियत में रह गए, सिर्फ दो मामलों में। जब कमेटी में मामला आया कि ये चीज़ करनी है, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि नहीं करनी, तो वो अक़लियत में रह गए। सारे 2-1 से ख़त्म, ये करनी है, उन्होंने कहा ये केस नहीं लगाना, ये सुनना है, ये नहीं लगाना। उसके बाद फिर लेकिन मुझे हैरत हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट में फील हुआ जा रहा था, वो हुकूमत को कैसे पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जमहूरियत वो ज़्यादा आ गई है, पानी ऊपर चल गया। एक होता है ना वो सैलाब जब आता है तो वो महकमा मौसमियात वाले लम्हा बताते हैं कि नाला लई इतना हो गया, फलाना इतना हो गया, दरिया इतना चढ़ गया। तो मुझे हैरत हुई, शहबाज शरीफ साहब सोए हुए थे, रात को अचानक ख्वाब में आया उनको सुप्रीम कोर्ट आई, जिसमें चारों तरफ से जमहूरियत के बादलों ने उसको घेरा हुआ था। सुबह उठे, उन्होंने प्रैक्टिस एंड तरमीम में आर्डीनेंस आ गए और आर्डीनेंस आया है। पहली बात है, काजी फायज ईसा साहब का फेवरेट आर्डीनेंस, जो उनका लफ्ज़ होता था कि पार्लियामेंट को ताले लगा दें, और उस पर भी खैर वो नहीं बोले किसी केस में कि पार्लियामेंट के अंदर से जो लोग पकड़े थे कोई नहीं बोले। खैर उसके बाद ये तरमीमी आर्डीनेंस आया और अब किया क्या, किया ये कि अच्छा इधर आर्डीनेंस समरी आई, समरी सर्कुलेशन, जहाँ जहाँ जो वजीर बैठा तो उसे साइन हुए। जरदारी साहब बाहर गेट पर खड़े हुए थे, हाथ में पेन लेकर, कांपते हाथों से उन्होंने उस समरी पर दस्तखत किए। और उधर से जो ही सुप्रीम कोर्ट में पता चला, फ़ौरन मुनीब अख्तर बाहर, अमीनुद्दीन अंदर, याहिया अफरीदी साहब दरमियान में गायब। ये है हमारा टोटल अलमिया इस मुल्क का, जिससे उम्मीद हम लगाते हैं या जिसके पीछे खड़े होते हैं, जो ही थोड़ा सा वक्त आता है पता चलता है कि ये तो हम रॉन्ग नंबर है और पावर गेम सारा, ये तो वो नहीं था जिसके पीछे खड़े थे। ये अलमिया है 76 सालों का, मैं किसी का नाम नहीं लेते रहा, एक आध बंदे को छोड़कर ये अलमिया है कि जब भी हम करीब आते हैं बड़े बड़े पहाड़ एंड से पे बोने निकलते हैं। कितना अरसा और रहना है। अब देखें ना, आईनी अदालत के लिए, एक्सटेंशन के लिए, मुद्दत मुलाजमत में ज़्यादा के लिए क्या क्या जतन नहीं हो रहे। और आखिरी एक बचा था, ये आइन बचा था जिसमें 26 तरमीम तो 25-26 हो चुकी हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर, बुनियादी स्ट्रक्चर को ख़राब करने के लिए वो तुल गए हैं, क्योंकि आगे इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। मैटर नहीं करते इमरान खान, तहरीक इंसाफ, ये मुल्क मैटर करता है। 25 करोड़ मैटर करते हैं। आमिर ज़िया साहब, कल मेरे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, तो उनसे मैं जब ये डिस्कस कर रही थी, जो आइनी पैकेज आ रहा है, जो तरीक़ाकार बताया जा रहा है, जजेस की अपॉइंटमेंट और सारा, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा, आपने देखा है ना सेनेट में लोग किस तरह जो है वो इलेक्ट हो रहे हैं, सारी पार्टीज इलेक्ट करती हैं, और वो कैसे इलेक्ट हो रहे हैं। 70-70 करोड़ दे के लोग जो हैं वो सेनेटर बन रहे हैं। अगर ये पैकेज आ गया तो आप समझें जजेस का भी यही हाल होगा, लोग पैसे दे के जो हैं वो जजेस इलेक्ट हो रहे होंगे। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है कि पूरे सिस्टम को जो है डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर जो एक आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया का तस्वुर है, उसकी मुनाफी इक़दाम किए जा रहे हैं कि उसमें जो सियासतदानों की जो इंटरफेरेंस है, उनकी जो मुदाखलत है, उसको मतलब है जो है करने के लिए उन्होंने रास्ता हमवार किया है। और उसका नतीजा वही निकलेगा कि आप जब सियासतदान जो होंगे अपनी मर्जी के जजेस लेकर आएंगे, वहां पर उनके पोलिटिकल पार्टी से वाबस्ता वकला को जो है प्रमोट किया जाएगा, उनको जो है वहां पे नौकरियां दी जाएंगी। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पहले हमारे इंसाफ का निज़ाम कोई आइडियल नहीं है, बहुत ही मुश्किल में है। बजाय इसके कि उसमें इस्लाहात होती संजीदा किस्म की, यहाँ पर एक महदूद सियासी
मकासद के तहत आपने पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर एक और बात है कि जो आईनी अदालत की बात हो रही है, आईनी अदालत मेरी जस्टिस वजी साहब से बात हो रही थी इस मसले के ऊपर, और ज़ाहिर है कि वो किसी सियासतदान के किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी भी कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं जिनका ताल्लुक कॉमन लॉ है, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे पार्लियामानी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। अब आप मिस्र की मिसाल दें तो बड़ी अजीबोगरीब भोंडी मिसाल होगी। आप किसी और ऐसे मुल्क की दें जहां पर नीम जाबराना नीम आमराना किस्म का निजाम होगा, तो वो कोई बात बनती ही नहीं है। जरूरत क्या है, आप क्यों चाहते हैं कि डायकोटमी लेकर आ जाएं, हर चीज के अंदर जो है आप एक टेढ़ापन लेकर आ जाएं। और उसको जिस तरह से आपने देखा कि रद्द-ए-अमल आया है वकला का, यकीनन हम एक तरफ देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी से नून लीग से वाबस्ता वकील हैं वो उसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन और बहुत बड़ी कदावर जो शख्सियात हैं बशमूल इत्तेज़ाज़ एहसन के जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से आज भी है, वो इन तमाम चीजों को भरपूर अंदाज में मजम्मत भी करें। बल्कि उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा के दौर में जब ये सब कुछ हो रहा था, इस तरह का एक मूव चला कि जी जजेस की जो है उम्र बढ़ा दी जाए इनकी रिटायरमेंट की, तो उसकी उन्होंने मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड और ब्राइब द जजेस। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है। यहाँ पर हम क्यों एक सिस्टम बना हुआ है कि जी सीनियोरिटी पे फैसला होता है, सीनियोरिटी पे आदमी रुखसत हो जाता है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो आपने पूरे सिस्टम को जो है हमारे डिस्टॉर्ट कर दिया है। इसकी वजह से आप देखें कि लोगों का जो एतमाद है, पहले ही आपके यहाँ जो है अदालती निजाम जो है बिल्कुल घुटनियों पे आया हुआ है। हमें जो फोकस करना चाहिए था वो था कि लोअर कोर्ट्स को वहां पर रिफॉर्म करते, वहां पर हम कहते हैं कि सस्ता, आसान और जल्द इंसाफ को यकीनी बनाते, लेकिन ये वो काम कर रहे हैं अवाम के नाम पर या जमहूरियत के नाम पे कि जिनका ना जमहूर से ताल्लुक है, ना अवाम से ताल्लुक है, ना जमहूरियत से ताल्लुक है। और ये चीज जो है बहुत अरसे चलेगी नहीं। इसका जो बैकलैश मैं देख रहा हूँ इन दो जमातों पे भी होगा। हमारे हर इदारा आपने मुतनाज़ा बना दिया, हर इदारा आपने तबाह कर दिया। पीआईए को आपने तबाह कर दिया, सियासतदानों ने, रेलवेज को उन्होंने तबाह कर दिया, ठीक है ना। आप गिनते चले जाएं, और अभी अदलिया के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये पुलिस को महकमा इन्होंने करप्ट कर दिया, वहां पर सियासी वाबस्तगियों के बगैर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती, ओहदे नहीं मिलते। तो किसी चीज को आपने छोड़ा है काम करते हुए? नहीं छोड़ा। और ये मुझे नहीं पता कि क्या चाहते हैं कि लोग जो है किस तरह की मुज़ाहमत करें। और हमारे यहाँ मेरे ख्याल में हमें डरना चाहिए उस वक्त से कि अगर ये लोग समझेंगे जी सड़कों पे फैसले होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में सड़कों पे फैसला करने की तारीख नहीं है। हमारी ये बांग्लादेश के मॉडल नहीं चलेगा। बांग्लादेश में तो एक प्रोटेस्ट हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे अवामी। हमारे यहाँ जो है कहीं पे बलूचिस्तान में लोग पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं एहतजाज में, केपी में यही मिजाज है, ठीक है। तो हमारे मुल्क की साख मुख्तलिफ है। और यहाँ पर क्योंकि बड़ा मुल्क है तो वादोकात पंजाब में जो लोग तकलीफ उठा रहे होते हैं उसका जो है इदराक सिंध के लोगों को नहीं होता, तो कराची नहीं निकलता। जब कराची निकलता है तो आप पूरे मुल्क में तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। और ये जो कौमी यकजहती है, हमारा जो नेशनलिज्म है, वो पहले ही बहुत कमजोर हो चुका है, उसको मजीद कमजोर किया जा रहा है। वही मतलब है कि जहाँ रिफॉर्म की जरूरत है कि जी आप इंश्योर करें कि जी मौरूसी सियासत को डिस्करेज किया जाए नेशनल लेवल पे भी, और वो उसके कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी, उसके वो एजेंडे पे नहीं है। यहाँ पर कोई मतलब है कि आप देखें कि जो चीज प्रो पीपल रिफॉर्म है उस पर तो हम बात करने को तैयार ही नहीं है। हमारा पूरा फोकस ये होता है कि किस तरह से आम आदमी के लिए कुछ नहीं, खास आदमी के लिए काफी कुछ। इसको अगर मैं सम अप करूं, मैं जरा रजा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ, बिल्कुल प्रोग्राम के क्लोज की तरफ जा रही हूँ। रजा रूमी साहब, जैसे आमिर ज़िया साहब ने कहा, हमने भी जो है वो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जब बात की, तो जो कॉमन लॉ की बात हो रही है कि जहाँ कॉमन लॉ जिन ममालिक में एग्जिस्ट करता है वहाँ पर इस तरह की आइनी अदालतें नहीं होती। ये कहा जा रहा है कि जी इसमें एक आइनी बेंच बेशक आप बना दें। एक तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी, दूसरा जो तरीक़ाकार है जिस पे आप सब ये कह रहे हैं कि मर्जी के जजेस लगेंगे और सेनेट से मुख्तलिफ माहौल नहीं होगा, ये कल शायद खाकान अब्बासी साहब कह के गए, जहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन जो है वो चलती है, तो फिर ये सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? एक आपका मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जिसके पास हर फैसला जो है वो जाता है, जिसकी तरफ हर जो है वो शहरी देखता है, क्या इसकी साख क्या रह जाएगी? ये मारिया, पहली तो ये बात है कि आईनी अदालत को बनाना या उसका जो ख्याल है वो कोई इतना बुरी उसमें चीज नहीं है इनहेरेंटली, जिस तरह से उसको बताया जा रहा है। ये बात अगर आपको याद है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में, तो उस वक्त पार्टीज ने इसके ऊपर अग्री भी किया था। उस मसवदे में आईनी कोर्ट का कयाम जो है वो शामिल है। बट रज़ा, द टाइमिंग
बिकॉज इट वाज वो 18 साल गुजर गए उसको, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे रियलाइज्ड कि वी मेड दिस मिस्टेक, और जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, तो इसलिए टाइमिंग तो डज मैटर ना, वो नजर आता है कि इट्स ताकि हम कंट्रोल ले सकें। देखिए इशू टाइमिंग का ही है ना, और नियत का ही है। असल प्रॉब्लम ये है नादिया कि इसी वजह से तो तनकीद हो रही है, और जो तरीकाकार है कि बगैर डिबेट के उसको आगे पुश किया जा रहा है। मगर मैं अर्जी आपसे ये कर रहा हूं कि वो टाइमिंग को आप छोड़ दीजिए। आपने कहा कि क्या ये आईनी बेंच हो, तो देखिए दुनिया में 90 ममालिक ऐसे हैं जहां पर आईनी कोर्ट्स मौजूद हैं, और ये इसमें कोई बड़ा मजायका नहीं है। हाँ, बशर्त ये कि उसके ऊपर एक कंसेंसस हो। आईनी तरमीम जब भी होती है उसके ऊपर आपको मुकम्मल कंसेंसस हर पार्टी का चाहिए होता है, और उस पर डिबेट होनी चाहिए। ये जो अभी 18th अमेंडमेंट हुई जिसमें तकरीबन 9-10 महीने तो मशावरत होती रही, डिलिब्रेशंस होती रही, यहाँ पर उसको बिल्कुल एक रश तरीके से रात के अंधेरे में लाया गया, पुश किया गया, जो कि पिट गया मामला और नहीं चला। बड़ी अच्छी बात है कि यही इसीलिए सियासी अमल जो है वो बड़ा अहम होता है। अगर कोई आमराना जाबराना निज़ाम हो तो वो तो एक रात में ही ऐसी चीजें पास हो जाती हैं, जैसे पहले होता रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मार्शल लॉज में। तो कम से कम जैसी भी टूटी फूटी जमहूरियत भी हो तो उसमें कोई ना कोई चेक्स जरूर होते हैं। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सारा ग्लास जो है वो आधा खाली है तो आधा भरा भी होता है। मगर इसके साथ मैं बात ये आगे कह दूं आपको कि आपने कहा कि वो इसकी टाइमिंग के हवाले से देखें, अभी मसला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो सारी तवन्नाई और वक्त है, ये अभी की मैं बात नहीं कर रहा, पिछला दौर देख लीजिए, उससे पिछला दौर देख लीजिए, पिछले 15 साल देख लीजिए आप, उसमें तमाम तर तवानाई और जो एनर्जी है वो सियासी केसेस पे जाती है। आईनी मसाइल के ऊपर सीटें होनी है कि नहीं होनी, निशान किसको मिलना है कि नहीं मिलना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो भाई ये जो बाकी सारी केसेस हैं जो इस वक्त तकरीबन हाईएस्ट पेंडेंसी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि बतदरीज बढ़ी है पिछले चंद सालों में, वो उसका भी कुछ करना ना। 12-12 साल से लोग बैठे हुए, 15-15 साल से लोग अपने केसेस फॉलो कर रहे हैं। ये जो चेंज है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन हम देख रहे थे 22 लाख की पेंडेंसी है ऑल ओवर मुल्क में, अगर देखें उसमें से 60,000 के केसेस है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर नीचे ज्यादा होनी चाहिए थी ना, ये लोअर कोर्ट्स में ज्यादा ये तब्दीली आनी चाहिए थी। अगर आइन पे अमल हो रहा हो तो फिर भाई वो केसेस जाएंगे ही नहीं वहां पर। आप जो है जब आईनी रास्तों को रोक देंगे, कानूनी रास्तों को रोक देंगे। आमिर साहब जरा रजा साहब को कंप्लीट कर दीजिए साहब क्विकली, आखिरी 30 सेकंड्स। नहीं, बिल्कुल आपने पेंडेंसी का जिक्र किया। देखिए वो नीचे वाला तो निजाम बिल्कुल ही जो है वो कोलैप्स कर चुका है। दूसरी बात ये कि आप इसकी बात है, ये मैं चाहूंगा कि कहीं कोई कंटेम्पचुअस बात ना हो जाए। मसला ये कि अभी सब बचे हुए अदलिया को बचाने की बड़ी फिक्र है, तो अभी कौन सी अदलिया पाकिस्तान की कोई डिलीवर कर रही है? हर फैसला उसका कंट्रोवर्शियल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, और मेरा ख्याल है यही कहूंगी कि शायद ये मसाइल हो ही ना कि अगर आइन पर वाकई ही इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो अमल दरामद हर इदारा करे। भट्टी साहब, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। आमिर ज़िया साहब और रज़ा रूमी साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।